अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको चैप्टर नंबर 3 न्यू नाइन्थ फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के, जो कि बुक के पेज नंबर 64 और 65 के ऊपर मौजूद हैं। आप इन्हें बुक से भी यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 3.7 और टॉपिक नंबर 3.8 है, और इंशाल्लाह कल हम लॉन्ग क्वेश्चन इसी के रिलेटेड कवर करेंगे। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले नोट्स के ऊपर आप लोग देखें कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में बताना है क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिकल बैलेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड मैसेज के साथ कंपेयर करके। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। इसे सिर्फ पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जिनके अंदर ड्राई सेल्स बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। ये मैकेनिकल बैलेंस से ज़्यादा प्रिसाइज है, उससे ज़्यादा जो वैल्यू है वो अच्छी ये दे सकता है। यानी कि हमारे पास प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि अगर मैकेनिकल बैलेंस से हमारे पास आंसर आ रहा है 2.5 ग्राम किसी भी चीज़ का मैस, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसकी मदद से जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास 2.51 आ सकता है, 2.512 आ सकता है ग्राम। इस तरह ये ज़्यादा प्रीसाइज होगा, ये और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हमें देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में आपने इसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है, साथ में इसके 2 पॉइंट्स लिख देने हैं। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन इट। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड वेट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड वेट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड वेट्स ऐसे वेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है, जिनका इस्तेमाल करके, जिनके साथ कंपेयर करके हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर करते हैं। 2 पेन्स होते हैं ना हमारे पास, एक के अंदर हम स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, उनके ऊपर लिखी होती है। किसी की वैल्यू 1 ग्राम है, किसी की वैल्यू 2 ग्राम है। डिफरेंट किस्म के मैसेज होते हैं, आपने दुकानों पर देखे भी होंगे। और जो दूसरा पेन होता है उसके अंदर हम वो चीज़ रखते हैं जिसका मैस हमने मेजर करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में किसी भी स्टैंडर्ड मैस की ज़रूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसे पावर सप्लाई बैटरी से कनेक्ट करना है। और कई मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बैटरीज पहले से लगी भी होती हैं, तो आपने उसके ऊपर जो है अपना ऑब्जेक्ट रख देना है जिसका आपने मैस मेजर करना है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट इट्स मैस इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स स्क्रीन। तो इसका जो मैस होता है, जो इसका वज़न है, बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट का आप मेजर करना चाह रहे हैं उसका जो मैस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा जिस तरह आप बटन को ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये आसान सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप लोगों ने वैसे भी ये दुकानों पर देखा भी होगा। आमतौर पर ये ज़्यादातर जो जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, और जो दूध दही वाली दुकानें हैं आमतौर पर मिल्क शॉप्स, वहाँ पर ये मौजूद भी होते हैं। आजकल ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो वहाँ पे आपने इन्हें देखा भी होगा। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। ये भी बिल्कुल आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फोर्स मीटर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन। नाम से ही जाहिर है फोर्स मीटर है, तो इसका मतलब इसकी मदद से हम फोर्स को मेजर करेंगे। तो फोर्स मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स फोर्स, ठीक है, जो फोर्स को मेजर करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहा जाता है। और न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स इन न्यूटन, और ये फोर्स को किस यूनिट में मेजर करता है? ये फोर्स को उसके ओरिजिनल यूनिट यानी न्यूटन में ही मेजर कर लेता है। आगे कंस्ट्रक्शन इसकी आपने लिखनी है कि फोर्स मीटर है स्प्रिंग इनसाइड इट, अपर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ हैंडल, a hook is attached to lower end, the spring that holds the object, a pointer is also attached to spring, a scale in newtons is provided along the spring। तो ये वाला टॉपिक बुक के ऊपर पेज नंबर 65 के ऊपर मौजूद भी है, वहाँ से आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो फोर्स मीटर है ये बना हुआ है। बेसिकली आप लोगों ने देखा भी होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्प्रिंग अटैच होता है, साथ एक हुक, स्प्रिंग के साथ एक हुक सी अटैच है। इस हुक के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को लटकाया जाता है जिसका मैस या वेट आपने मेजर करना हो, ठीक है। तो इसकी मदद से आप लोग फोर्स मेजर कर सकते हैं। आगे क्या है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज़ फोर्स मीटर। फोर्स मीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? द ऑब्जेक्ट टू बी वेड इज़ हंग विद द हुक। जिस ऑब्जेक्ट का आपने वेट मेजर करना है उसको हुक के साथ लटका दें। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट कंप्रेसेस द स्प्रिंग। जो मैस की वजह से उस जो फोर्स मीटर है उसका स्प्रिंग वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। द पॉइंटर इंडिकेट्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो स्प्रिंग के साथ जो पॉइंटर अटैच है वो पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर लगी हुई वैल्यूज़ की मदद से आपको आपके ऑब्जेक्ट का मैस बता देगा, जिस तरह ही आप अपने ऑब्जेक्ट को उस हुक के साथ लटकाएंगे। ये बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है फोर्स मीटर। इसके बाद आगे आ जाता है व्हाट इज़ डिजिटल फोर्स मीटर। बिल्कुल इसी पेज के ऊपर बुक पे 65 पेज पे नीचे एक डिजिटल फोर्स मीटर भी बना हुआ है। नाम से ज़ाहिर है डिजिटल है, यानी इसके ऊपर डिजिट्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। तो ये देखें आप लोग, डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन न्यूटन्स। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेट ही मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर। इट यूजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर मेजरमेंट। तो बेसिकली इसका फ़र्क क्या है बाकी आम मीटर से, कि इसके अंदर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आप डिजिट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपको जो वैल्यू है वो शो हो जाती है जो आपकी मीटर है उसके ऊपर, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आप डायग्राम इसकी बुक में देख भी सकते हैं। ये आसान से शॉर्ट क्वेश्चन थे फोर्स मीटर वाले, और इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बिल्कुल सेम इसके आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगला एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.8 बुक के पेज नंबर 66 पे मौजूद है, फ्रिक्शन वाला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कल लॉन्ग क्वेश्चन भी एक करेंगे, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर पहली डेफिनेशन थी। तो बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। बेसिकली फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना। इट इज़ द फोर्स दैट काजेज या रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अदर। कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो, एक दूसरे को टच करें, जिस तरह ये पेन और ये पेपर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में। इस तरह जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में हो, मोशन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो वो जो मोशन है वो मोशन की रेजिस्टेंस हो सकती है, वो मोशन की मुखालफत हो सकती है। अब वो जिस वजह से हो रही है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो आगे आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट बाय द बैट इट मूव्स ऑन ग्राउंड बट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड दैट स्टॉप्स द मोशन ऑफ बॉल। कि अगर किसी बॉल को किसी क्रिकेट बैट से हिट किया जाए और वो ज़मीन पर मूव करती हुई, ज़मीन पर चलती हुई आगे की तरफ जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल जो है वो मोशन करने के बाद रुक जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि बॉल और ज़मीन के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जो उनके दोनों की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से वो उसकी जो मोशन है बॉल की वो रेजिस्ट होगी, उस मोशन की रेजिस्टेंस होगी, मुखालफत होगी, जिसकी वजह से उसकी मोशन रुक जाएगी एक वक्त आने पर। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपने करना है, डिस्क्राइब द डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के अंदर गिवन है। फ्रिक्शन इज़ अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज़ वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, वर्क करते दौरान। ठीक है, अब ये एनर्जी और वर्क क्या होता है ये अगले चैप्टर में भी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये समझ आ जाएगा। द लॉस्ट एनर्जी अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है, जो वेस्ट हो जाती है, वो किस फॉर्म में फिर हमें नज़र आती है, वो हीट की फॉर्म में हमें नज़र आती है। एनर्जी जो होती है ना, बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो लॉस्ट होकर हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आगे आपने इसकी एग्जांपल लिख देनी है इसके साथ, इसी पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं। रबिंग आवर हैंड्स, पहली एग्जांपल कि व्हेन वी रब आवर हैंड्स हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। या जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है आपके हाथों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही है, और एनर्जी वेस्ट होकर आप जो वर्क कर रहे हैं यानी अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस्ट हुई वो एनर्जी हीट की सूरत में ज़ाहिर हो गई। आगे दूसरी एग्जांपल है टेम्परेचर ऑफ मशीन्स। टेम्परेचर ऑफ मशीन्स राइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स। कि जब कोई मशीन चल रही होती है तो वो गर्म क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके मूविंग पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद होते हैं। उनके मूविंग पार्ट्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, एक दूसरे के दरमियान उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्सेस लग रही होती हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं, हीट की सूरत में एनर्जी नज़र आती है। आगे तीसरी एग्जांपल है टायर्स ऑफ व्हीकल्स। टायर्स ऑफ व्हीकल आल्सो वेयर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। जब कोई बड़ी गाड़ी, कार या कोई ट्रक वगैरह या बाइक ही सड़क पर बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही हो और मुसलसल चलती रहे, तो थोड़ी देर बाद अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जो टायर है वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है
उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हुई और एनर्जी हीट की फॉर्म में शो हो गई। आगे चौथी एग्जांपल है कि शूटिंग ऑफ स्टार्स, के जो आसमान से सितारे गिरते हैं, टूटते हैं, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है, शहाब साकिब कहा जाता है। शूटिंग ऑफ स्टार्स सीइंग इन स्काई एट नाइट हैपन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ये हवा की फ्रिक्शन की वजह से होता है कि हमें नज़र आते हैं। एज दीज एस्ट्रॉइड्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिस तरह ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, खला से एयर रेजिस्टेंस काजेज जनरेशन ऑफ हीट, जो हवा की रेजिस्टेंस है वो हीट प्रोड्यूस कर देती है। देयर टेम्परेचर बिकम सो हाई दैट दे स्टार्ट बर्निंग एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट, कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, फिर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि वो जलना शुरू हो जाते हैं और हमें आसमान से एक आग का गोला सा गिरता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स हैं जो कि अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि शूटिंग ऑफ स्टार्स के दौरान हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, या टायर्स और व्हीकल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो क्यों होती है, उसकी वजह से क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने इन एग्जांपल्स को अच्छे से करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है लेक्चर आज का आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।